नमस्कार। कार्यक्रम अवसरनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में आपके हमारे अपने मध्य प्रदेश से ही एक ऐसे युवा आईएएस अधिकारी हैं जिनकी पर्सनैलिटी में बहुत सारे रंग हैं, बेहिचक मैं कह सकता हूँ। क्योंकि सफ़र वो शुरू करते हैं बतौर इंजीनियर आईआईटी खड़गपुर से। उसके बाद वो देश के सर्वश्रेष्ठ मैनेजमेंट स्कूल्स में से एक आईआईएम बेंगलुरु जाते हैं और वहाँ से एमबीए करते हैं। फिर कुछ नौकरियों का सिलसिला भी शुरू होता है। फिर जैसा आईआईटीज़ और इंजीनियर्स में एक ट्रेडिशन ही मैं कहूँगा कि अखिल भारतीय सेवाओं में जाने का जो एक रुझान है वो भी उसका एक्सेप्शन नहीं रहे। और 2012 में वो यूपी कैडर के अखिल भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी के तौर पर चयनित हुए और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िलों में उन्होंने महत्वपूर्ण दायित्व भी संभाले। लेकिन मन उनका प्रशासनिक सेवा का रहा और यही वजह रही कि वो लगातार इस दिशा में अपने को आजमाते रहे और आखिर 2015 में उन्हें कामयाबी मिली और 2016 में उनका अपना होम कैडर मध्य प्रदेश उनको मिला। तो मुलाकात करिए, मेरे साथ हैं अंशुल गुप्ता जी जो 2016 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं। जी सर, बहुत स्वागत करता हूं। जी नमस्कार, धन्यवाद, आपने अपने शो में मुझे बुलाया। अंशुल जी, थोड़ा सा पीछे हम जाते हैं। रतलाम से सफ़र शुरू होता है। थोड़ा सा अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी हमें बताइए और परिवार से, माता पिता से किस तरह का मोटिवेशन एक बेहतर स्टूडेंट बनने के लिए आपको मिला, उस पर भी रोशनी डालिए ज़रा। तो जैसा आपने बताया कि मेरा परिवार मूलतः रतलाम से है। मूलतः हम लोग राजस्थान से हैं जी। मेरे ख्याल से 101 वर्षों से हम लोग मध्य प्रदेश में हैं। और मेरे दादाजी जो हैं, जो टेक्सटाइल मिल्स होती हैं उनमें जो है काम करते थे दादाजी और उनके परिवार। और काफ़ी लोग परिवार के लोग अनाज व्यापार में भी हैं। पिताजी मेरे सेल्टेक्स में थे, तो उनकी पोस्टिंग इंदौर में थी, तो मेरी स्कूलिंग इंदौर में हुई। और बचपन से जो है एक इसी चीज़ पे जो फोकस एक सामान्यतः मध्यम वर्गीय परिवार में होता है कि बच्चे जो हैं मेहनती रहें और जो भी फील्ड वो लोग लें उस फील्ड में एक्सेल करें। और मुझे लगता है कि जो आमतौर पर मिडिल क्लास फैमिलीज़ में होता है कि पेरेंट्स सब कुछ चीज़ें छोड़ करके ध्यान देते हैं कि बच्चे अच्छे स्कूलों में जाएं, ट्यूशन्स करें या उनको अच्छी हॉबीज़ करें। आई थिंक वही माहौल जो सब जगह रहता है वो मेरे यहाँ भी रहा। और आई थिंक उसका एक काफ़ी बड़ा योगदान रहा कि हम लोग जो कुछ भी थोड़ा बहुत जीवन में कर पाएँ वो कर पाए। थोड़ा बहुत नहीं सर ये आपका हम्बल एक्सप्रेशन है एंड मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। ये तो आपको भी अंदाज़ा अपने अर्ली स्टूडेंट लाइफ में ही हो गया होगा कि पढ़ाई में आप अच्छे हैं और जिस तरह का अप्रिसिएशन आपको मिलता रहा होगा स्कूल्स में। कहाँ से वो टर्निंग पॉइंट आया कि इंजीनियरिंग में जाना है, या आपका मन था जाने का, या क्या सोचा था आपने? इस पर भी थोड़ा सा आप ज़रा हमें बताइए। देखिए, अब आज के समय में तो मैं कहूँगा कि चूँकि डिजिटल टेक्नोलॉजी का युग है और सभी बच्चों को काफ़ी अवेयरनेस है चीज़ों की और कैरियर ऑप्शंस की। लेकिन जैसे आप भी अप्रिशिएट करेंगे कि जब हम लोग जब छोटे थे तो सामान्य तौर पर स्मॉल टाउन और एक मिडिल क्लास फैमिली में इंजीनियर डॉक्टर के आगे लोग सोच नहीं पाते थे यदि आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि ना हो तो। और अच्छे कॉलेजेस ह्यूमैनिटीज़ के जो हैं दिल्ली मुंबई में ही हुआ करते थे, तो लोग उसको कैरियर ऑप्शन के रूप में देखते भी नहीं थे। तो उस हिसाब से ये था कि या तो आप इंजीनियर बने या डॉक्टर बने। और मुझे लगता है कि मतलब मुझे पता नहीं कहीं से एक मन में ये बात थी कि मेडिकल फील्ड में आपको जो है मेंढकों को चूहों काटना पड़ेगा, वो चीज़ मैं नहीं कर पाता तो मैं इंजीनियर बन गया जी। जब आईआईटी में पहुँचे तो वहाँ पे ये हुआ कि भाई सभी इंजीनियर्स जो हैं एमबीए करने का एक चलन था कि इंजीनियर के बाद अगर आप एमबीए करते हैं तो आपके कैरियर प्रोस्पेक्ट बढ़ जाते हैं। तो वो सोच करके जो है सभी लोगों की तरह हमने भी एमबीए किया। एमबीए करने के बाद मेरा जॉब बैंक में लगा था एडलवाइज में, लेकिन 2009 में फाइनेंशियल मार्केट क्रैश हुआ था, तो उसमें काफ़ी सारे कंपनीज़ को लॉस हुआ और वो जॉब भी जो है वो वापस हो गया। तो देन आई स्टार्टेड वर्किंग इन ई गवर्नेंस कंसल्टिंग। उस टाइम पे यूआईडीआई का प्रोजेक्ट जो है वो कंसेप्टलाइज हो रहा था। उस प्रोजेक्ट में हमारी कंपनी कंसल्टेंट के रूप में कार्य कर रही थी। तो वहाँ तब मुझे गवर्नमेंट को थोड़ा नज़दीक से देखने का मौका मिला। हालांकि सभी भारतीयों की तरह बचपन से एक अंदाज़ा था कि हाँ देयर इज़ अ गवर्नमेंट सिस्टम एंड इट इम्पैक्ट्स पीपल। तो वो देख करके मुझे लगा कि ये एक ज़रिया है जहाँ पे रह के आप चीज़ों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण ये था कि मुझे लगा कि जो स्किल सेट मेरे पास थे या जो मेरी ट्रेनिंग थी उससे मे बी आई कैन डू जस्टिस टू दिस जॉब। तो वो सोच करके जो है मैंने इस प्रकार के कैरियर को चुना। फिर यहाँ आपका आना हुआ। ये बताइए कि ये कैसे संभव होता है? हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो एस्पिरेंट्स भी हैं
वो इस कार्यक्रम को देखते हैं कि आपने आईआईटी के लिए प्रयास किया, सफल हुए, आपने देश के सर्वश्रेष्ठ मैनेजमेंट स्कूल्स में से एक को चुना, उसमें भी आप सफल हुए, फिर आप आईपीएस में सफल हुए, फिर आप आईएएस में सफल हुए। इसका कोई नुस्खा तो होता नहीं, तो आप थोड़ा सा अपने व्यक्तित्व के ज़रिए बताइए कि आपका किस तरह का मॉडल था स्टडी का, और उसमें दोस्तों की, शिक्षकों की, पेरेंट्स की कैसी भूमिका थी, और कितना अनुशासन इसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इसकी मतलब अब चूंकि मैं मे बी टेबल के इस तरफ हूँ तो बोलना आसान है, और जब मैं स्टूडेंट था या प्रिपेयर करता था किसी भी चीज़ के लिए, तो जो लोग हो चुके थे ऐसा लगता था कि इन लोगों ने पता नहीं बहुत ज़्यादा इनमें टैलेंट है या इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किए होंगे। पर मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होता है। हम लोग नियमित रूप से अगर चीज़ें करें तो चीज़ें हो जाती हैं। जैसे कि आईआईटी के लिए है कि भाई बच्चे कोचिंग करते हैं या अगर अपने मैथ्स और साइंस ढंग से पढ़ते हैं तो होता है। सिविल सर्विस की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि सिविल सर्विस में जो एक अगर मुझसे कोई एस्पायरेंट पूछेगा या जब पूछते हैं तो मैं बताता हूँ कि मुझे लगता है कि इट्स नॉट अ वेरी डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम। मतलब आप पिछले कुछ 5-10 वर्षों का क्वेश्चन पेपर देखें, उन पे ध्यान दें, आसपास जो चीज़ें समसामयिक हो रही हैं उन पे ध्यान दें, और अगर आप अपना ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट जो होता है उसी सब्जेक्ट को अगर आप एज ऑप्शन चूज़ करते हैं तो आपके लिए काफ़ी आसानी रहती है। अगर आप वो नहीं कुछ नया सब्जेक्ट भी करते हैं तो एक सही गाइडेंस, अगर आपको सही स्टडी मटेरियल है आपके पास, तो उससे आपकी चीज़ आसान हो जाएगी। दूसरा एक रहता है कि बजाय आप मल्टीपल सोर्सेस पढ़ने के, आप किसी भी टॉपिक के लिए कोई एक ही बुक पढ़ें और उसको ही पढ़ें, वो इम्पोर्टेंट है। तीसरा मुझे लगता है कि इस स्पेशली सिविल सर्विस के हिसाब से एक बात मैं कहूँगा कि कई बार ये होता है कि लोग बहुत कुछ पढ़ने में लग जाते हैं। तो उसके लिए एक मेन चीज़ जो मुझे किसी ने कही थी कि आप लोग रिसर्च या पीएचडी नहीं कर रहे हैं, आप लोग एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको बस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करना है, इतना ही नॉलेज लेना है, पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि आप जो भी पढ़ते हैं उसको आप जो एग्ज़ाम पेपर रहता है उसमें आप रिप्रोड्यूस कर पाएँ। क्योंकि अगर आपको बहुत चीज़ें पता है लेकिन यदि लिखते वक्त आप समय की कमी के कारण नहीं लिख पाए या आपकी बातें कोहेरेंट नहीं हो पाई, तो जो एग्जामिनर जो उस क्वेश्चन पेपर चेक करेगा वो आपको व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता है, उसके सामने वही चीज़ है जो वहाँ पे लिखी हुई है, वहाँ लिखी हुई है। तो अगर आप वहाँ नहीं लिख पाए तो आपका सारा ज्ञान और सारा डिस्कशन जो है व्यर्थ हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से प्रैक्टिस का बहुत बड़ा रोल रहता है कि आप कितना राइटिंग प्रैक्टिस कर पाते हैं और कितना आपने जो पढ़ा है उसको रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। क्योंकि काफ़ी सारा पढ़ने में ये होता है कि आप पढ़ते पढ़ते पुरानी चीज़ें भूल जाते हैं। तो वो मेरे ख्याल से 2-3 चीज़ें होती हैं। हालांकि मुझे लगता है कि अभी कुछ वर्षों में पैटर्न में थोड़ा सुधार हुआ है और अब सिर्फ एक इन्फॉर्मेटिव बेसिस के बजाय एनालिसिस बेसिस पे भी चीज़ें पूछी जाने लगी हैं कि आपकी विषय की समझ कितनी है। तो आई थिंक उससे चीज़ें थोड़ी और आसान हुई हैं, जिसमें मेरे ख्याल से रटने की आवश्यकता कम है और आप किसी विषय पे आपका क्या एनालिसिस है या क्या आप उस विषय के बारे में समझते हैं उसको एक ठीक ठाक वेटेज मिलने लगा है अब। सर, ये सलाह कहाँ से मिली थी आपको? ये किसी ने आप बताई या आपने अपने अनुभव से निकाला? नहीं, देखिए इसमें एक चीज़ ये भी है कि जैसे होता है ना कि देयर इज़ नो एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर डिस्कवरिंग द व्हील। तो ये भी मुझे किसी सीनियर ने कहा था कि एक सज्जन थे जो सारे अखबार रोज़ पढ़ते थे बड़े अच्छे से, उनमें अंडरलाइन करते थे, फिर नोट्स बनाते थे। दूसरे सज्जन ने कहा कि जब कोचिंग क्लास वाले जो अखबारों का हर महीने का आता है उसका डाइजेस्ट दे देते हैं तो उससे क्यों नहीं पढ़ लेते हो? तो अगेन एग्जामिनर तो वही देखेगा जो लिखा हुआ है। अब आपने खुद की मेहनत से नोट्स बनाए हैं और आपने मेरे नोट्स देख के पढ़ा है तो इसका कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है। तो चूँकि कई लोग एग्ज़ाम्स देते आ रहे हैं और कई लोगों का अनुभव रहता है, तो किसी सीनियर ने ये बात कही थी। तो मेरे ख्याल से समय को, और स्पेशली जब मैंने एग्ज़ाम लिखा आई वाज वर्किंग, मतलब आई वर्कड ऑल द टाइम, तो आई वाज इन अ जॉब ऑल्सो, सो आई हैड टाइम लिमिटेशन ऑल्सो। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि इट्स एग्ज़ाम, तो आप उसको 1-2 साल में क्लियर करने की कोशिश करें और जितना आप स्मार्ट वर्क कर सकें, आई थिंक वो सभी के लिए बेनिफिशियल रहता है। एक जो बड़ी कॉमन चुनौती है जो आती है जीवन में हमारे सामने, वो है निराशा। और निराशा के भी कुछ लोगों का चरित्र ऐसा होता है कि वो उससे बड़ी जल्दी उबर जाते हैं। कुछ के लिए तो ये दावा भी सामने आता है कि वो निराश ही नहीं होते, वो हमेशा विफलता को सफलता की एक सीढ़ी के तौर पे देखते हैं। आपके जीवन में क्या ऐसे क्षण आए जब आपको लगा कि राह भटक रही है, मैंने इतनी पढ़ाई की है, इतनी आला दर्जे की पढ़ाई की है और इसमें बहुत पैसा भी है, पैकेजेस की नौकरी है, ये अब्रॉड में, यूएस में या भारत में ही, कहीं ऐसा कोई डायलेमा का स्टेट था जब आप अखिल भारतीय सेवाओं की तैयारी कर रहे थे और पहले दूसरे अटेम्प्ट में सफलता नहीं थी? चूँकि मैं जैसे बताया मैं जॉब में था ऑलरेडी, तो इसलिए ये कभी नहीं लगा कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा। और दूसरा ये है कि जॉब में जो मेरी सैलरीज थी दे वर मोर देन व्हाट आई एम अर्निंग टुडे, तो वो डिलेमा अभी कभी कभी होता है। लेकिन आपकी जो प्रश्न की मूल भावना है कि जब व्यक्ति तैयारी करता होता है और जब उसे सफलता नहीं मिलती है तो यदि उसे निराशा लगती है, तो वो मेरे ख्याल से जायज़ फीलिंग है
और उस फीलिंग को मेरे ख्याल से उसको हमेशा हमें ये सोचना चाहिए कि ये हम कभी ना सोचें कि ये गोल है, ये मिल जाएगा, फिर जो है जिसको कहते हैं कि हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। लाइफ उसके आगे भी चलती रहती है, जैसा आप भी अप्रिशिएट करेंगे, मैं करेंगे कि हमारा जीवन में जो है हर पल एक नई चुनौती हर होती है पल और हम एक उसको नई कैसे चुनौती। पाते हैं। तो वो नौकरी माने के बाद भी चलती रहती है, या आप किसी जॉब बिजनेस कर रहे हैं वहाँ भी चलती रहती हैं। मुझे लगता है कि यदि हम सभी, और स्पेशली कोई छात्र हो या कोई प्रतियोगी परीक्षा का अभ्यर्थी हो, तो हमारा परिवार से संपर्क अच्छा हो, हमारे मित्र हों, हमारे पास कुछ हॉबीज़ हों, ये अगर चीज़ें रहती हैं तो आई थिंक ये चीज़ ऐसी होती है जो हमारा जो है मन लगा रहता है उस चीज़ के अंदर। और यदि कभी टेम्परेरी सेटबैक भी होता है किसी भी चीज़ में, क्योंकि ये चीज़ बाद में भी अप्लाई होती है कि कैरियर में भी यदि आपको अपनी मनचाही पोस्टिंग नहीं मिलती है, या आपको ऐसा लगता है कि काम मुश्किल है, आप काम नहीं कर पा रहे हैं, या कोई भी चीज़ होती है, अप्रिसिएशन नहीं मिल पा रहा है, तो तब भी आई थिंक आपकी जो ये पर्सनल स्पेस है, आपका जो सोशल स्पेस है, वो स्पेस अगर जितना अच्छा होगा तो ये चीज़ आपके जीवन पे पूरी तरह से हावी नहीं होगी। ये आपने बहुत अच्छी बात कही, बिल्कुल ठीक बात है। एक और जो बड़ी अहम चीज़ है सर कि हम लोग जो एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और एक मिडिल क्लास वैल्यू सिस्टम को लेकर चलते हैं, जब हम उस हाईवे पर खड़े होते हैं, जब आप बेंगलुरु में थे, जो एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है और जहाँ सपने बिल्कुल सच होते हुए दिखते हैं कि अब ये अमेरिका, अब ये यूरोप, अब ये जर्मनी, अब ये यहाँ जो पैकेज चाहोगे वो मिलेगा। और वहाँ फिर हमें एक वो लोग भी दिखते हैं जो जिनको कहते हैं कि चांदी का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए हैं, उनके साथ हम सफ़र करते हैं। तो हमारा मध्यम वर्गीय संस्कार वहाँ हमारी ताकत होता है, या आपको लगता है कई बार इसमें कुछ टूट फूट भी होती है? मुझे लगता है कि दोनों चीज़ें होती हैं, क्योंकि मैं आईआईटी में भी था तो वहाँ पे भी ऐसे बच्चे थे, मेरे साथ में ऐसा लड़का भी था जिसके पिताजी मछुआरे हुआ करते थे, और जैसे आपने कहा कि ऐसे भी लोग थे हु आर फ्रॉम वेल टू डू फैमिली। लेकिन अच्छी बात ये थी कि इंडिया में स्पेशली, और विशेष रूप से मैं आईआईटी और आईएम की बात करूँगा, विशेष रूप से आईआईटी की, कि सिस्टम बहुत मेरिटोक्रेटिक है, तो सभी लोग वहाँ मेरिट पे आए थे। अब ये बात ज़रूर है कि किसी को ज़्यादा जो है आसान रहा वहाँ आना, किसी को ज़्यादा समय करना पड़ा। तो मुझे लगता है कि एजुकेशन फील्ड में यदि आप कोई भी कैरियर चूज़ करते हैं कंपेयर टू अदर फील्ड्स, फॉर एग्जांपल शो बिज़नेस या प्रॉपर बिज़नेस या उस प्रकार की, तो एजुकेशन इज़ अ फील्ड जहाँ पे जिस चीज़ की वैल्यू होती है मेरिट की, वो ही मिडिल क्लास की कोर स्ट्रेंथ होती है कंपेयर टू, जैसा आपने कहा, नॉट सो गुड फाइनेंशियली क्लास या वेरी रिच क्लास। तो ऐसी जगहों पे मुझे लगता है कि जो लोग इस प्रकार के पृष्ठभूमि से आते हैं वो एक्चुअली उनको ये लगता है कि हाँ, अब जो एक ताना बना है सामाजिक, या जो एक व्यवस्था बनी हुई है, उसमें अब हमें जो है स्थान मिल रहा है, वैल्यू मिल रही है। तो ऐसे लोग बहुत थ्राइव करते हैं। और अगर आप देखेंगे कि कई कंपनीज़ के सीईओज़ इंडिया में भी, इंडिया के बाहर भी कई ई-कॉमर्स कंपनीज़ हैं जो फर्स्ट जनरेशन लोगों ने स्टार्ट करी हैं अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ने के बाद। और अब जो मौके उपलब्ध हैं कि जैसे लोग बिज़नेस शुरू करते हैं तो बहुत सारे प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। ई कॉमर्स के बिज़नेस बहुत लोग कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी ने काफ़ी सारी चीज़ें हटा दी हैं। गवर्नमेंट की साइड से भी जो पहले रेगुलेशंस थे, लाइसेंसिंग वो करती थी, वो बहुत कम हो गया है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस फोकस है। तो मुझे लगता है कि और द वे इंडियन इकोनॉमी इज़ ग्रोइंग और मार्केट एक्सपांड कर रहा है, तो मेरे ख्याल से यदि व्यक्ति एक सर्टन डिसिप्लिन फॉलो करे और एक उसमें सीखने की प्रवृत्ति रहे, तो जिसको कहते हैं कि स्काई इज़ द लिमिट की सिचुएशन आज की तारीख में एग्जिस्ट करती है। फिर वो घड़ी आई सर जब आप आईपीएस में सेलेक्ट हुए, तो आईएएस में आने का मन तो जाहिर तौर पर रहा ही था आपका, और ये आग आप कैसे अपने मन में जलाकर इसको रखते रहे, क्योंकि आप अचीवमेंट के एक सफ़र पर ही निकले हैं। पहले आप आईआईटी में जाते हैं, फिर आप बेंगलुरु आईआईएम में जाते हैं, फिर आप आईपीएस में आते हैं। इतने दिनों तक उस आग को प्रज्वलित रखना, उसको अपने भीतर जलाए रखना मशाल को, कि पहुंचना वही है, ये बड़ा मैंने कम देखा है, माफ़ कीजिएगा। कई बार लगता है कि इट इज़ इनफ, बहुत पढ़ लिए, बहुत मेहनत कर ली, अब छोड़ो यार, अब आईएएस आईपीएस क्या कम है क्या? आपने कैसे अपनी उस लॉ को बराबर कंटिन्यूअस जलाए रखा? नहीं, पहले तो कई लोग हैं जो आईपीएस आईएएस शिफ्ट किए हैं, पहली बात ये है। दूसरा ये कि शुरू में जब आईपीएस में हुआ तो मतलब इट वॉज़ वेरी न्यू टू मी, क्योंकि घर में भी कोई शासकीय सेवा में बहुत लोग नहीं हैं, हालांकि फादर थे। पुलिस से तो हमारा दूर नाता नहीं था। हाँ जी। और कैडर भी यूपी मिला था, तो चूँकि हम लोग मध्य प्रदेश में मालवा से आते हैं जो शांत इलाका है, तो एक ये था कि वहाँ पे बड़ा वायलेंस है, कॉन्फ्लिक्ट है, कैसे काम करेंगे। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले कहा कि हम यदि काम कर रहे हैं, उस काम में यदि मनोयोग से लगें और हमको सिस्टम, एक इकोसिस्टम मिले, तो आप काम कर सकते हैं। तो यूपी में जाने के बाद भी आई स्टार्टेड एंजॉइंग पुलिसिंग एंड आई थिंक आई डिड जस्टिस टू माई जॉब।
आप सब लोगों ने वो जामताड़ा सीरीज़ देखी होगी Yes, आजकल। yes, मैं yes, उस sir. 2015 में जो है जामताड़ा में जाकर के साइबर क्रिमिनल्स की हाँ, गैंग आपने को वो हमारी बहुत टीम गई थी, चर्चित मामला है जी। तो हम लोग गए थे उसमें। जो उस समय आपने आप मुरादाबाद में थे कहाँ? जी झांसी में था। झांसी में हाँ, जी। तो बेसिकली फिर से आईएएस का कैसे हुआ, तो एक्चुअली मैंने एग्ज़ाम्स पहली बार भी बहुत लेट लिखे। आई वाज ऑलरेडी 28 ईयर्स व्हेन आई रोट फर्स्ट टाइम। पहली बार में नहीं हुआ, दूसरी बार में आईपीएस में आ गया और 30 ईयर्स की एज लिमिट थी, तो उसके बाद बेसिकली ना कंसोलेशन हो गया कि हाँ आईपीएस में इसमें अच्छा कर रहे हैं, आई वाज डूइंग गुड। फिर बाद में जो है गवर्नमेंट ने 2 साल का अटेम्प्ट बढ़ा दिए थे, तो वो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलने के कारण जो है मैंने फिर से दे दिया, अदरवाइज़ मैं आईपीएस में खुश था। और सर वो घड़ी जब आई कि मध्य प्रदेश मिल गया और सिलेक्शन हो गया और 18th रैंक रही, यानी सब कुछ बहुत बढ़िया, जिसको कहते हैं अंत भला सो सब भला, तो जाहिर है बहुत खुशी तो हुई ही होगी। और यहाँ आने के बाद लेकिन कहा जाता है ना कि छोड़ आए हम वो गलियाँ, लेकिन उन गलियों की याद तो आती है। तो जब आप यहाँ खड़े थे मध्य प्रदेश में और एक युवा आईएएस अधिकारी के नाते, तो खड़गपुर, बेंगलुरु, पुराने जॉब्स और यूपी में आईपीएस अधिकारी, ये सब भी याद आया होगा? हाँ, तो मतलब हम सभी जो हैं जिसको कहते हैं वी आर सोशल एनिमल्स, और एक साथ यदि एक कमरे में आपको किसी जिसको कहते हैं कुत्ते साथ बंद कर दिया जाए, तो आपको उससे भी 2 महीने में लगाव हो जाएगा। तो यदि कहीं पे आप कुछ वर्षों तक रहते हैं, सही बात। तो उन जगहों से तो लगाव है ही, वहाँ संबंध भी है, मित्रता भी है। उसका एक लाभ भी होता है कि कई जगहों पे नेटवर्क हैं आज भी, उन जगहों की मित्रताएं हैं, खट्टी मीठी यादें हैं, तो वो चीज़ें रहती हैं। और मेरे ख्याल से ये भी है कि नए नए अनुभव जो हैं, जो भी जर्नी रही है, इस कारण होने को मिले हैं। और चूँकि गवर्नमेंट भी जो है हर साल 2 साल में स्थान परिवर्तन होता रहता है, तो आपकी नए लोगों से मुलाकात होती है, नए एक्सपीरियंस होते हैं। तो यही जो है जीवन यात्रा है। एक चीज़ ये लोग बहुत जानना चाहते हैं कि आईआईटी में ऐसा क्या वातावरण है कि या ये इंजीनियर ब्रेन है जो किसी भी परीक्षा को क्रैक कर सकता है, ये क्या है रहस्य? कि मैं देखता हूँ कि आईआईटी में मुझे लगता है पढ़ते आप इंजीनियरिंग ज़रूर हैं, लेकिन वहाँ बीज आपके भीतर अखिल भारतीय सेवाओं के रोपित किए जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब आईआईटी में से 70, 80, 90% लोग तो टेक्निकल जॉब ही कर रहे हैं। टेक्निकल जॉब हाँ, भी कर रहे हैं। 5-1% ही इधर होंगे। हाँ, लेकिन ये है कि अगर आप सिविल सर्विस देखेंगे तो आपको आधे लोग इंजीनियर या आईआईटी के मिल जाएंगे। इसका मुझे लगता है कि मतलब बेसिकली मतलब इसको अन्यथा लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब क्लास 10th में जो हमारा सिस्टम बन चुका है कि जो क्लास 10th में जो बच्चे टॉप में होते हैं, उनमें से अधिकतर बच्चे जो है साइंस स्ट्रीम में जाते हैं। तो जब वहीं से 90% बच्चे साइंस स्ट्रीम में, बायोलॉजी में, मैथ्स में जा रहे हैं, चुनिंदा बच्चे ही आज के समय में, पहले लेते थे, लेकिन चुनिंदा बच्चे ही आज के समय में कॉमर्स या आर्ट्स स्ट्रीम में जाते हैं, तो वही 90% बच्चे जो हैं आगे जाके इंजीनियर, डॉक्टर बनते हैं, और उनसे कुछ बच्चे सिविल सर्विस में आते हैं। तो वो है। दूसरा, इन जनरल जो है मुझे लगता है कि चूँकि आईआईटी की एग्ज़ाम्स भी काफ़ी इंडिपेंडेंट होती है, ऑटोनॉमस होती हैं, दे हैव सर्टेन रेपुटेशन। पढ़ाई में भी मुझे लगता है कि वहाँ पे सिस्टम में एक अच्छी बात यह है कि दे ट्राई टू मैच देयर सिलेबस विद दी करंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सोसाइटी एंड इंडस्ट्री। और तीसरा, वहाँ पे बहुत फोकस है मेरिट के ऊपर। तो मतलब जैसे कि बीटेक प्रोजेक्ट्स हम लोगों के हुआ करते थे, अगर उसमें क्वालिटी नहीं होती थी तो वी विल आस्क टू एक्सटेंड। इट वाज नॉट अनयूजुअल कि लोग जो हैं फेल हो जाएं, उनको सेमेस्टर रिपीट करने पड़े या सब्जेक्ट्स रिपीट करने पड़े। तो ये सारा फोकस था। आई स्टिल रिमेंबर कि आईएम में मेरे एक क्लासमेट ने जो है एक प्रॉक्सी करी थी एक अटेंडेंस में, और उसको पूरा 1 सेमेस्टर का बैक दिया गया था। तो वो जो वैल्यू सिस्टम इनकलकेट करने की कोशिश होती है कि एक्सेल इन द एवरी फील्ड और ट्राई टू डू योर वर्क सिंसियरली, तो वो वैल्यू सिस्टम अगर एक बार इंस्टॉल हो जाता है तो फिर वो आप लाइफ में उसके अलावा कई 10 चीज़ें कर सकते हैं। सो आई थिंक दैट वुड बी वन रीज़न जो आपने कहा। सर, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल मेरे जहन में आता है। जैसे आपने कहा कि एक समय होता है जब हर मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए ही सोचता है। मैंने भी बीएससी किया, और जो आपने कहा मैं बिल्कुल उससे सहमत हूँ। मेरी भावना थी कि मुझे कॉकरोच और मेंढक से बिल्कुल चिढ़ थी, मतलब काटने से बहुत। और मैं सबसे पहले एक एब्डोमिनल वेन जो होती है वही काट देता था, पूरा डिसेक्शन ख़राब हो जाता था और सबसे ज़्यादा डांट खाता था। और जब मैंने ग्रेजुएशन कर लिया जैसे तैसे, तब मुझे समझ में आया कि मेरे पास तो राइटिंग स्किल है और मैं जर्नलिस्ट हो सकता हूँ। तो यूरोप का सिस्टम आपको साइंस के साथ आर्ट्स पढ़ने की भी छूट देता है, कॉमर्स के साथ साइंस पढ़ने की भी छूट देता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी हमें भारत में नहीं मिलती कि मैं मैथ्स भी पढूं अगर मेरी रुचि है और मैं इतिहास भी पढ़ लूँ। अब नई शिक्षा नीति में चेंजेस हैं। आप एक युवा आईएएस अधिकारी के नाते क्या देखते? बहुत सारे टैलेंट में मुरझाते हुए देखता हूँ इसी कारण। तो जैसे आपने ठीक मेंशन किया कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच है।
और जब हम लोग आईआईटी में थे तो वी वर इनकरेज टू टेक कम्युनिटी सिलेक्टिव ऑल्सो। तो जो क्रेडिट सिस्टम अगर कॉलेज सिस्टम में रहे कि आप जो क्रेडिट चाहें आप क्रेडिट ले लें और उन पे काम करें। आपकी जो बात कही उसमें एग्जांपल दूंगा आपको कि स्टीव जॉब्स जो ही इज़ नो मोर और जिन्होंने एप्पल का सिस्टम पर डिज़ाइन किया, तो इफ़ यू रीड हिज ऑटोबायोग्राफी या हिज स्पीचेस, तो उन्होंने जो है कॉलेज में कैलीग्राफी का कोर्स किया था, कैलियोग्राफी, एंड ही ऑलवेज क्रेडिट्स दैट कोर्स कि एप्पल के फ़ॉन्ट्स जो हैं वो माइक्रोसॉफ्ट से बेटर क्यों हैं। क्या बात है। तो मेन चीज़ ये है कि आप कोई भी नॉलेज अगर लेते हैं तो नॉलेज वेस्ट नहीं जाता है, और चूंकि व्यक्ति का इंटरेस्ट अलग अलग चीज़ों में हो सकता है तो हम अगर बहुत पहले डिसाइड कर दें कि नहीं ये यही करेगा और ये यही करेगा। तीसरी बात ये कि अब हमारा देश भी जो है विकासशील से थोड़ा ऊपर उठ चुका है। पहले हम लोग जिस अवस्था में थे उस अवस्था में बहुत ज़्यादा करियर ऑप्शन हुआ नहीं करते थे, तो अब जो है इकोनॉमी ओपन होने के कारण कई तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो मेरे ख्याल से जो आपके या मेरे समय स्थिति थी वो स्थिति नहीं है कि हर एक बच्चे को इंजीनियर मेडिकल सोचना पड़े। दूसरा मुझे लगता है कि जो एम्प्लॉयर हैं, जो बिज़नेस चला रहे हैं या ऑफिस चला रहे हैं, उनको भी हमेशा ये देखना चाहिए कि जो व्यक्ति हमारे पास जॉब के लिए आया है, जिसको हम हायर कर रहे हैं, तो एक होता है कि आप प्रायर एक्सपीरियंस को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं और एक होता है कि आप उसके टैलेंट को या उसके सीखने की इच्छा को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं। तो जब हम वो देने लगेंगे और जब हम ये करने लगेंगे कि हाँ व्यक्ति इस फील्ड का भी है लेकिन अगर उसको इस फील्ड में इंटरेस्ट है और उसने कुछ सीख लिया, तो मेरे ख्याल से ये जो चीज़ें हैं कि चूँकि आपने एक राह पकड़ ली तो आप चेंज नहीं कर सकते हैं, या आपका रुचि किसी और में है लेकिन आपने अपने सामाजिक पृष्ठभूमि या जो ऑप्शन अवेलेबल थे आपने कुछ और चूज़ कर लिया है, तो इस चीज़ से हम मेरे ख्याल से ऊपर उठ सकेंगे। आप अभी एमपी स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। भारत में अभी भी डिजिटल डिवाइड है सर, अभी भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जो युवा भी है, और फिर भी युवा तो काफ़ी समझते हैं, उनकी पढ़ाई से उनके कंप्यूटर या मोबाइल ज्ञान का संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोगों को अभी तकनीक के इस पक्ष का पता नहीं, और इसी वजह से जामताड़ा है जहाँ एक पूरा संगठित अपराध है जो साइबर क्राइम की श्रेणी में आता है, जिसको आपने बतौर आईपीएस उत्तर प्रदेश में देखा। और अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत इस झांसे में फंसते हैं। तो क्या आपको लगता है कि बहुत अर्ली एज से हमें एजुकेशन कैरिकुलम में इस डिजिटल एजुकेशन को लाना चाहिए? जी देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो वो जो कहते हैं विक्टर ह्यूगो का कि एन आइडिया उस टाइम हैज़ कम नोबडी कैन स्टॉप इट। तो हम सिलेबस में डालें ना डालें, बच्चे मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, मुझे लगता है कि हम डिजिटल डिवाइड बोले हैं लेकिन वी शुड कीप फैक्ट्स इन माइंड कि जितना मोबाइल पेनिट्रेशन इंडिया में है इतना किसी देश में नहीं है। हमारी आबादी से ज़्यादा मोबाइल हमारे पास है। डेटा रेट जितना सस्ता हमारे यहाँ पर है, इंटरनेट डेटा, इतना दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। जितना ज़्यादा हमने जो डीबीटी ट्रिनिटीज़ को हम बोलते हैं, आधार बैंक अकाउंट लिंकिंग से हमारे यहाँ पे जिस अमाउंट का कैश ट्रांसफ़र हो रहा है, हमारे मध्य प्रदेश में भी लाडली बहना योजना में जिस प्रकार से हुआ उसमें हमारी टीम इन्वॉल्व भी थी, और इसके अलावा भी आधार को लेकर के जो हुआ है वो दुनिया में नहीं है। आप सरप्राइज होंगे कि यूएस में आज भी जो है काफ़ी बड़ी बैंकिंग चेक के माध्यम से होती है, पर हमारे यहाँ भीम यूपीआई सिस्टम हुआ है। तो एक एस्पेक्ट ये है कि टेक्नोलॉजी का पेनिट्रेशन काफ़ी हद तक इंडिया में हुआ है, और जिसपे मतलब आप भी इस बात को अप्रिशिएट करेंगे कि हम जब छोटे थे या इवन आज से 10 साल पहले भी खुले पैसे की समस्या हो करती थी, लेकिन जब से आपकी फिनटेक कंपनीज आई हैं और फ़ोन पे और यूनिपे सिस्टम चलने लगे हैं तो इस समस्या से हमको निजात मिल चुका है। लेकिन ये बोलते हुए भी आपने जो बात कही उसका बिल्कुल देखिए, एक डिजिटल डिवाइड एग्जिस्ट करती है। तो काफ़ी बड़ा सेगमेंट है जिसके पास इक्विपमेंट नहीं है या जिसके पास एक्सेस नहीं है, जिसका समझ नहीं है। जहाँ तक साइबर क्राइम की और जामताड़ा की बात है, उसमें मेरे ये कहना चाहूँगा कि उसमें कहीं ना कहीं हमारे ह्यूमन ग्रीड जो होती है, लालच, उसका ही बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कई लोग जो इसके विक्टिम बने हैं वो काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या बिजनेसमैन हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो ये वाली लालच होती है, स्पेकुलेशन वाली या ग्रीड वाली, ये एक बहुत ह्यूमन ट्रेट है। तो मतलब जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन है तब से लोग गैम्बलिंग कर रहे हैं, स्पेकुलेशन कर रहे हैं, शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट भी कई लोग उसी प्रकार से करते हैं। तो वो चीज़ तो रहेगी और उस चीज़ को तो पता नहीं कैसे निजात पाया जाए। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी कि यदि बचपन से हम बच्चों को टेक्नोलॉजी अवेयर बनाएं और हर जगह पे इस प्रकार की ट्रेनिंग लोगों को रहे कि क्या डूज़ हैं क्या डोंट्स हैं, तो जो सामान्यतः गलतियाँ हो सकती हैं या जिन चीज़ों से लोग मूर्ख या बेवकूफ़ बनाए जाते हैं उसको हम ख़त्म तो नहीं कर पाएंगे लेकिन काफ़ी हद तक उस चीज़ से रोकथाम कर पाएंगे। आखिरी सवाल कर रहा हूँ सर, यहाँ तक का सफ़र आपने तय कर लिया है और आगे भी जीवन आपने, चूँकि आप ही की चॉइस है और आपने एक बहुत आकर्षक जो पीछे दुनिया है धन के लिहाज से उसको आपने पीछे छोड़ के एक सर्विसेज को जुड़ा है जो लोगों की सेवा से जुड़ती है, तो जाहिर है आपके मन में कहीं ये भाव तो रहा ही होगा कि मैं
अपने प्रदेश में अपने लोगों के बीच उनके बेटरमेंट के लिए कुछ कर सकूं। कैसे देखते हैं अब आने वाले समय को? करीब करीब 8 साल की सेवा, और मैं आईपीएस मिला लूँ तब तो इतने टेंडर एज में आप करीब करीब 15 साल से ज़्यादा का सफ़र तय कर चुके हैं। कैसे देखते हैं? सो आई वुड से इट हैज़ बीन अ सेटिस्फाइंग जर्नी। जो पब्लिक सर्विसेज में आपको शेयर एक्सपांस ऑफ वर्क रहता है वो बहुत बड़ा है। जैसे आज मैं आईटी कॉर्पोरेशन में हूँ, उसके पहले आपने जो बताया पहले कि अर्बन डेवलपमेंट में रहा, उसके पहले रूरल गवर्नेंस में रहा, तो वैरायटी ऑफ वर्क इज़ वेरी गुड। दूसरा ये है कि आप जो करते हैं उससे कहीं ना कहीं लोगों को लाभ होता है, और आप जो गवर्नमेंट के एग्जिस्टिंग सिस्टम्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, उनको ढंग से लागू करवाते हैं या उनको फॉर्मुलेट करते हैं, तो उससे डेल्टा इम्प्रूवमेंट तो लोगों की और समाज की लाइफ में होता है। और मेरे ख्याल से ये जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, या ये आपको जब भी इस बात का एहसास होता है, तो मेरे ख्याल से दैट इज़ अ वेरी गुड रिवॉर्ड फॉर व्हाट यू हैव टॉइल्ड। बहुत बढ़िया, बिल्कुल आपने ठीक कहा सर। बहुत शुभकामनाएं आपको कि आपकी ये जर्नी जो बहुत शानदार रही है और जिस पे गर्व किया जाना चाहिए, कि एक लगातार, जिसको मैं देखता हूँ कि एक सतत निरंतर आगे बढ़ने की एक यात्रा पे आप निकले हैं, ये अपनी मंजिल तक पहुँचे और बहुत ही सफल हो, इसके लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं सर। धन्यवाद जी। तो ये थे अंशुल गुप्ता जी, जो मध्य प्रदेश काडर के 2016 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, डिप्टी सेक्रेटरी टू सीएम हैं, मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के एमडी हैं। तो बहुत दिलचस्प सफ़र होगा, उनको हम ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। अफसरनामा में इतना ही, अगली बार एक और अफसर को लेकर आपसे मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।